आज की चर्चा शुरू करते हैं। आजकल काम की दुनिया में ना कई बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। माहौल काफी बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, एक तरफ तो देखिए लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं जो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सैलरी में शायद बड़ा उछाल आए। जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए। और दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब मार्केट है, जो लिंक्डइन की रिपोर्ट्स के हिसाब से तो मतलब बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, कुछ हैरान करने वाली बातें भी हैं उसमें। और इन सब के बीच एक और तरीका है काम करने का, फ्रीलांसिंग। वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। हाँ, फ्रीलांसिंग का ट्रेंड तो मतलब कोरोना के बाद से काफी बढ़ गया है। तो आज हम इन्हीं 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे आज? समझेंगे कि ये 8वें वेतन आयोग का असल मामला क्या है, कहाँ तक बात पहुंची है। फिर लिंक्डइन के जो आंकड़े हैं वो आज के जॉब मार्केट की क्या कहानी बता रहे हैं। और आखिर में ये जो चुनाव है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब या फिर फ्रीलांसिंग, इसमें क्या बेहतर हो सकता है। और इसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? देखिए, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ यूट्यूब चर्चाओं के ट्रांसक्रिप्ट्स भी हमने देखे हैं और कुछ करियर एनालिसिस वाले लेख भी हैं। कोशिश करेंगे कि इन सब का निचोड़ निकालकर बात करें। बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस मुद्दे से जिसका लाखों सरकारी कर्मचारियों को इंतजार है। 8वां वेतन आयोग। ये हर 10 साल में आता है ना? जी, परंपरा तो यही है। भारत सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब की समीक्षा के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। पहला कब आया था? काफी पुराना होगा ये सिस्टम। हाँ, पहला आयोग 1946 में बना था और 7वां जो अभी चल रहा है वो 2016 में लागू हुआ था। मतलब उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू मानी गई थी। अच्छा, 2016 से? तो उस हिसाब से तो 8वां आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। 10 साल तो तभी पूरे होंगे। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। तो क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? मतलब आयोग बन गया है क्या? देखिए, सरकार ने साल की शुरुआत में 2025 के शुरू में संकेत तो दिए थे कि आयोग का गठन जल्द होगा। लेकिन सच कहूं तो अभी तक औपचारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं हुई है, ना अध्यक्ष की, ना सदस्यों की। अरे, मतलब अभी लग बना ही नहीं है? नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं धीमी लग रही है। तो फिर 2026 में लागू हो पाएगा? मुश्किल लग रहा है। अगर आयोग अब बनता भी है, रिपोर्ट तैयार करता है, सरकार उसको देखती है, तो लागू होते होते जनवरी 2027 भी आ सकता है। ओहो, मतलब 1 साल की देरी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। लेकिन अगर सरकार तेजी दिखाए, मान लीजिए जल्दी गठन हो जाए, रिपोर्ट जल्दी आ जाए, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना भी नामुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। अच्छा, एरियर मिल सकता है, लेकिन देरी की भी संभावना है। जी, देरी की संभावना बनी हुई है। मैंने ये फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि सारा खेल इसी का है सैलरी बढ़ाने में। ये है क्या आखिर फिटमेंट फैक्टर? हाँ, फिटमेंट फैक्टर एक तरह से एक मल्टीप्लायर है। मतलब आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है ना, उसको इस फैक्टर से गुणा करते हैं और तब आपकी नई बेसिक सैलरी तय होती है। अच्छा, ये फॉर्मूला है। तो 7वें वेतन आयोग में कितना था ये? 7वें में ये 2.67 था। 2.57। हाँ। और अब 8वें में कितना बढ़ने की उम्मीद है? कुछ खबरें चल रही हैं। हाँ, खबरें और अटकलें तो यही हैं कि इसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। 2.57 से 2.86। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं नहीं, सुनने में शायद कम लगे, लेकिन बेसिक सैलरी पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई लेवल 1 का कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे अभी 18,000 रुपए है। ये एंट्री लेवल पर? हाँ, तो अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसकी नई बेसिक पे बढ़कर करीब 51,480 रुपए हो सकती है। अरे वाह, 18,000 से सीधे 51,000 से ऊपर। ये तो बहुत बड़ा जंप है। जी हाँ, और ध्यान रखिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। हाँ, इसके ऊपर तो फिर और भत्ते जोड़ते हैं। बिल्कुल, जब बेसिक पे बढ़ता है तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ये सब भी अपने आप बढ़ जाते हैं। तो जो टोटल सैलरी हाथ में आती है उसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा महसूस होगी। ये तो एंट्री लेवल की बात हुई। जो लोग मान लीजिए ऊंचे लेवल पर हैं, सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब है इसका? आजकल महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। उनके लिए भी ये बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई लेवल 10 में है जिसकी बेसिक सैलरी अभी 56,000 है। हाँ। तो नए फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 से ये बढ़कर करीब 1,60,000 रुपए से भी ऊपर जा सकती है। 1,60,000 बेसिक पे? जी, बेसिक पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा उछाल है।
और जैसा मैंने कहा डीए, एचआर सब उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो सीनियर लेवल पर भी असर काफी बड़ा होगा। और इसका असर सिर्फ अभी जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर पड़ेगा या जो रिटायर हो चुके हैं उन पर भी? नहीं, इसका फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। अच्छा, उनको कैसे? उनकी जो पेंशन कैलकुलेट होती है वो भी नए पे स्केल के आधार पर रिवाइज की जाएगी। अच्छा, तो उनकी पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। तो अगर 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है तो उन्हें भी एरियर मिलेगा? जी हाँ, अगर लागू 1 जनवरी 2026 से होता है, चाहे घोषणा बाद में हो, तो पेंशन भोगियों को भी एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, वेतन आयोग की बात तो हो गई, लेकिन ये डीए, महंगाई भत्ता, इसमें भी तो अलग से बढ़ोतरी की बात चल रही है। हाँ, वो अलग है। डीए यानी महंगाई भत्ता, ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। ये वेतन आयोग से इंडिपेंडेंट है और साल में 2 बार रिवाइज होता है, जनवरी और जुलाई में। अच्छा, साल में 2 बार? ये किस आधार पर तय होता है? ये तय होता है AICPI-IW के आंकड़ों पर, मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये इंडेक्स सीधे सीधे बताता है कि महंगाई कितनी बड़ी है। ओके, तो अभी क्या उम्मीद है डीए में? पिछले कुछ महीनों के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। उस हिसाब से जुलाई 2025 से डीए में करीब 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अभी कितना है डीए? अभी 55% है, तो 4% बढ़कर ये 59% हो सकता है। 59%? ये काफी ज्यादा है। तो ये बढ़ोतरी कब तक मिल सकती है कर्मचारियों को? आमतौर पर जुलाई से लागू होने वाले डीए की घोषणा सितंबर या अक्टूबर के आसपास होती है। अक्सर दिवाली के त्योहार के नजदीक सरकार घोषणा करती है। अच्छा, मतलब एक तरह से तोहफे जैसा। हाँ, कह सकते हैं। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि घोषणा अगले 1-2 महीने में, यानी अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है और ये जुलाई 2025 से ही लागू होगी, मतलब एरियर भी मिलेगा। ठीक है, अब एक और एंगल है इसमें। ये जो कर्मचारी यूनियन है, उनका दबाव और आने वाले चुनाव, क्या ये सब फैक्टर्स वेतन आयोग या डीए बढ़ोतरी को जल्दी लाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का मामला तो नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी काफी है। देखिए, कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का समय पर गठन हो, डीए में अच्छी बढ़ोतरी हो, ये उनकी मांगे हैं। हाँ, मैंने सुना है कुछ यूनियनों ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो प्रदर्शन करेंगे। और इसका राजनीतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, देश में करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी हैं और उतने ही पेंशन भोगी भी। कर्मचारियों को भी जोड़ लें तो इस संख्या बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा और संगठित वोट बैंक है। और चुनाव भी नजदीक हैं। बिल्कुल, 2029 में लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले 2027 में यूपी जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। हाँ, यूपी का चुनाव तो बहुत अहम होता है। तो ऐसे में सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो इस बड़े वर्ग को नाराज ना करें। उन्हें खुश रखना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। और ये वेतन आयोग की सिफारिशें तो राज्य सरकारों को भी अपनानी पड़ती हैं ना? हाँ, उन पर भी दबाव बनता है। केंद्र लागू करता है तो राज्यों को भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इसको कब लागू करना है, कैसे लागू करना है, इसमें राजनीतिक समीकरणों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वो जरूर अपना रोल प्ले करेंगे। तो सरकारी क्षेत्र में तो ये स्थिरता वाली जॉब्स में बड़े बदलाव की आहट है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, प्राइवेट जॉब मार्केट। वो तो शायद और भी तेजी से बदल रहा है। लिंक्डइन ने अभी हाल में 2025 की दूसरी तिमाही के लिए जॉब ट्रेंड्स पर रिपोर्ट निकाली है। क्या खास निकल कर आ रहा है उसमें? हाँ, लिंक्डइन हर तिमाही ये रिपोर्ट निकालता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स यानी सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां, और मोस्ट इन डिमांड जॉब्स यानी जिनकी मांग सबसे ज्यादा है। और इस बार के आंकड़े काफी दिलचस्प है। क्या दिलचस्प है? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो नौकरियां सबसे तेजी से बढ़ रही हैं उनमें टॉप पर है मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, गणितज्ञ। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कितनी तेजी से बढ़ी ये डिमांड? पिछली तिमाही के मुकाबले 3.3 गुना। 3.5 गुना, बाप रे। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। इसकी डिमांड 3.1 गुना बढ़ी है। मैथ और मेंटल हेल्थ, ये जो पारंपरिक आईटी या सेल्स रोल्स होते हैं उनसे तो काफी अलग है। इसका क्या मतलब समझें? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कंपनियां अब 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। पहला, डेटा। हर बिजनेस अब डेटा पर चल रहा है और डेटा को समझने, उससे मतलब निकालने के लिए गणित और डेटा साइंस की जरूरत है। हाँ, डेटा इज द न्यू ऑयल वाली बात। बिल्कुल। और दूसरा, कर्मचारियों की वेलनेस, उनकी मानसिक सेहत। कंपनियां समझ रही हैं कि अगर एम्प्लॉय मेंटली फिट नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा।
इसलिए मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। ये तो बहुत पॉजिटिव बदलाव है। और कौन सी नौकरियां हैं इस लिस्ट में? इनके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्टॉक एसोसिएट, कंप्लायंस एनालिस्ट, मेंटेनेंस वर्कर, इन सब भूमिकाओं में भी 2 से 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी है। और हाँ, डेटा साइंस स्पेशलिस्ट की मांग भी 2 गुना बढ़ी है, जो एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के असर को और पक्का करती है। आपने स्टॉक एसोसिएट का नाम लिया। मैंने लिस्ट में मर्चेंडाइज एसोसिएट और मीट कटर जैसे नाम भी देखे, मतलब रिटेल वाले रोल्स। इनकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ऐसा लगता है कि शायद महामारी के बाद जो फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं, उनका बिजनेस वापस पटरी पर आ रहा है और वो एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग अभी भी दुकानों पे जाकर सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं? शायद, हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग अपनी जगह है, लेकिन वो स्टोर वाला एक्सपीरियंस वो अभी भी मायने रखता है। इसलिए इन रोल्स में हायरिंग हो रही है। ठीक है, ये तो हुई वो नौकरियां जो सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कुल नौकरियों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा डिमांड किनकी है, मोस्ट इन डिमांड, तो क्या वहां भी ऐसे ही बड़े बदलाव हैं? नहीं, वहां तस्वीर थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा स्थिर कह सकते हैं। जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियां हैं, उनमें पारंपरिक भूमिकाएं अभी भी टॉप पर हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो पिछली बार भी नंबर 1 पर थे, अभी भी नंबर 1 पर हैं, कोई बदलाव नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड अभी भी सबसे ज्यादा है? हाँ जी। सेल्स पर्सन की डिमांड थोड़ी बढ़ी है, वो एक रैंक ऊपर आए हैं। नर्स की डिमांड थोड़ी घटी है, वो एक रैंक नीचे गई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंटेंट ये अपनी जगह पर बने हुए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं। तो इस मोस्ट इन डिमांड वाली लिस्ट में सबसे बड़ा उछाल किन भूमिकाओं में दिखा है? सबसे बड़ा जंप आया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और डेटा एनालिस्ट में। ये दोनों 4-4 रैंक ऊपर आए हैं। कस्टमर सर्विस और डेटा एनालिस्ट। हाँ, सेल्स मैनेजर भी 2 रैंक ऊपर आए हैं। ये शायद दिखाता है कि कंपनियां कस्टमर एक्सपीरियंस पर और डेटा के इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और किन की डिमांड कम हुई है? अकाउंट मैनेजर और इलेक्ट्रिकल मैनेजर, ये दोनों 3-3 रैंक नीचे गए हैं। तो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं या शायद करियर बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? क्या करना चाहिए उन्हें? निचोड़ बिल्कुल साफ है। अब वो जमाना गया कि एक डिग्री ले ली और जिंदगी भर उसी के सहारे नौकरी चलती रही। सही बात है। अब लगातार सीखते रहना, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना, ये कोई चॉइस नहीं है, ये जरूरत बन गई है। हाँ, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बिल्कुल। पारंपरिक क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नर्सिंग, अकाउंटिंग, इनमें मौके रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन नए क्षेत्र जैसे गणित, डेटा, एआई, मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें भी मौके तलाशने चाहिए। और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। बहुत जरूरी। अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें। आपने क्या स्किल सीखी, क्या सर्टिफिकेशन की है, क्या अनुभव है, उसको सही कीवर्ड्स के साथ साफ साफ लिखें। क्योंकि हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर्स अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर टैलेंट ढूंढ रहे हैं। तो निचोड़ यही है, सीखते रहो, बदलते रहो, अडेप्ट करते रहो। बिल्कुल। अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता, शायद यही आज के दौर का सबसे बड़ा स्किल है। चलिए अब एक और ट्रेंड की बात करते हैं जो काम करने के तरीके को ही बदल रहा है, फ्रीलांसिंग। कोरोना के बाद से तो जैसे इसकी बाढ़ आ गई है। ये फ्रीलांसिंग है क्या असल में? और ये जो हमारी रेगुलर नौकरी होती है उससे अलग कैसे है? देखिए, फ्रीलांसिंग का सीधा सा मतलब है आप किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। आप अपनी स्किल्स या सेवाएं जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, कुछ भी, वो आप स्वतंत्र रूप से कई अलग अलग क्लाइंट्स को देते हैं प्रोजेक्ट के आधार पर। मतलब एक बॉस नहीं, कई क्लाइंट्स। हाँ, बिल्कुल। और कानूनी भाषा में कहें तो फ्रीलांसर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, जबकि नौकरी करने वाला एम्प्लॉय या नौकर होता है। इसमें फर्क क्या है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय में? सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। नौकरी में क्या होता है, आपका बॉस या मैनेजर आपको बताता है कि काम क्या करना है और अक्सर कैसे करना है, कब ऑफिस आना है, कब जाना है, सब तय होता है। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर होता है। जी। फ्रीलांसिंग में क्लाइंट आपको बताता है कि उसे क्या नतीजा चाहिए, मतलब फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, लेकिन वो काम आप कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ बैठकर करते हैं, घर से, कैफे से, कहीं से भी, इस पर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। क्लाइंट इसमें ज्यादा दखल नहीं देता। यही सबसे बड़ा अंतर है। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अपना बॉस खुद बनो, अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होता है? इसके और क्या बड़े अंतर है नौकरी से? हाँ, सुनने में आकर्षक लगता है और है भी कई मायनों में, लेकिन इसके कई और पहलू हैं नौकरी से काफी अलग। पहला है आय यानी इनकम। नौकरी में क्या है, महीने के आखिर में एक फिक्स्ड सैलरी आनी ही आनी है, एक तरह की सुरक्षा रहती है। हाँ, वो सिक्योरिटी रहती है। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है।
आपकी कमाई प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है या कभी-कभी घंटे के हिसाब से, तो ये बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। किसी महीने शायद आप बहुत अच्छा कमा ले, किसी महीने शायद बहुत कम या कुछ भी नहीं। ये अस्थिरता रहती है। ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। दूसरा अंतर है समय। नौकरी में फिक्स घंटे होते हैं, 9 से 5 या जो भी शिफ्ट हो। फ्रीलांसिंग में आप अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं। आपको रात में काम करना पसंद है, आप रात में कीजिए। दिन में करना है, दिन में कीजिए। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। हाँ है। तीसरा है आज़ादी। नौकरी में आपको कंपनी के नियम, पॉलिसी, बॉस के निर्देश सब मानने पड़ते हैं। आज़ादी सीमित होती है। फ्रीलांसिंग में आप खुद तय करते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किस रेट पर काम करना है। लेकिन क्या ये आज़ादी वाकई मिलती है या क्लाइंट की डिमांड ही हावी हो जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सैद्धांतिक रूप से तो आज़ादी ज्यादा है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, अच्छे क्लाइंट्स को बनाए रखने के लिए आपको कई बार उनकी ज़रूरतों, उनकी टाइमलाइन के हिसाब से ढलना पड़ता है। डेडलाइन का प्रेशर रहता है। तो आज़ादी है, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मनमर्जी चलती है। समझ गई। और क्या अंतर है? चौथा है ग्रोथ। नौकरी में ग्रोथ अक्सर धीरे धीरे होती है। एक तय रास्ते पर प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट लगेगा। फ्रीलांसिंग में अगर आप में दम है, आपकी स्किल की डिमांड है, तो आप चाहें तो बहुत तेजी से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, शायद नौकरी से कहीं ज्यादा। लेकिन ये गारंटीड नहीं है, इसमें रिस्क भी है। हो सकता है ग्रोथ हो ही ना। मतलब पोटेंशियल ज्यादा है पर रिस्क भी ज्यादा है। बिल्कुल। पांचवा है स्किल्स। नौकरी में अक्सर आपका एक डिफाइंड रोल होता है, आप उसी पर फोकस करते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ता है। मल्टीटास्कर कैसे? आपको अपना कोर काम तो करना ही है। मान लीजिए आप राइटर हैं, तो लिखना तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपको खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि क्लाइंट्स मिले, नए क्लाइंट्स से बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, काम डिलीवर करना पड़ेगा, बिल भेजना पड़ेगा, पेमेंट का फॉलोअप करना पड़ेगा। ये सब भी आप ही को करना है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ अपना काम नहीं, पूरा बिजनेस संभालना एक तरह से। एग्जैक्टली। आप एक 1 पर्सन बिजनेस बन जाते हैं। छठा है वर्क लाइफ बैलेंस। नौकरी में तय घंटे होते हैं, लेकिन अक्सर काम का प्रेशर इतना होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है। फ्रीलांसिंग में आप बैलेंस खुद बनाते हैं। यह अच्छी बात भी है, बुरी भी। बुरी क्यों? क्योंकि अगर आप में अनुशासन नहीं है तो काम कभी खत्म ही नहीं होता। आप घर से काम कर रहे हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की लाइन धुंधली हो सकती है। खासकर अगर आपके क्लाइंट्स अलग अलग टाइम जोन में हैं, तो हो सकता है आपको देर रात तक काम करना पड़े। तो बैलेंस बनाना एक चुनौती हो सकता है। हाँ, ये तो है। और आखिरी अंतर? सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा और लाभ, बेनिफिट्स। नौकरी में, खासकर सरकारी नौकरी में, आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पेड लीव, छुट्टी के पैसे नहीं कटते, बीमार होने पर छुट्टी, सिक लीव, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेच्युइटी, अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी देती है। फ्रीलांसिंग में ये सब कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं? आमतौर पर नहीं। आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेना पड़ता है, रिटायरमेंट के लिए खुद बचत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप छुट्टी लेते हैं या बीमार पड़ते हैं तो उस दिन की आपकी कोई कमाई नहीं होती। छुट्टी मतलब नो पे। ओहो, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो फायदे हुए फ्लेक्सिबिलिटी, आज़ादी, अपनी मर्जी का काम, अपनी जगह से काम, शायद ज़्यादा कमाई का पोटेंशियल, खासकर अगर डॉलर में कमा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट से। हाँ, ये सब फायदे हैं। और नुकसान है, इनकम का कोई भरोसा नहीं, वो ऊपर नीचे होती रहती है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेड लीव नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है और फ्रॉड का खतरा भी रहता है कि क्लाइंट पैसे दे नगे। बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक निचोड़ निकाला। आय की अस्थिरता सबसे बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बुरे दिनों के लिए या जब काम कम हो, उसके लिए बफर रखना पड़ता है। और ये सामाजिक सुरक्षा लाभ ना मिलना, ये भी लॉन्ग रन में एक बड़ी बात है, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से। और हाँ, फ्रॉड का रिस्क भी रहता है। आपको क्लाइंट चुनते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। आज का जो ये माहौल है, सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, प्राइवेट सेक्टर का तेजी से बदलना और फ्रीलांसिंग का एक मजबूत विकल्प बनकर उभरना, ऐसे में किसी व्यक्ति को क्या चुनना चाहिए, ये फैसला करना तो वाकई बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये मुश्किल है। और जैसा मैंने पहले कहा, इसका कोई एक सबके लिए सही जवाब नहीं है। ये बहुत ही पर्सनल फैसला है। ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है,
उसके पास स्किल्स कौन सी हैं, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, वो कितना जोखिम उठा सकता है या उठा सकती है। हाँ, रिस्क लेने की क्षमता बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करें, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए नौकरी की सुरक्षा, स्टेबिलिटी, हर महीने एक तय इनकम का आना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सहारा और समाज में एक सम्मानजनक, स्टेबल प्रोफाइल सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। तो उसके लिए शायद सरकारी नौकरी आज भी सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत है और ग्रोथ धीमी है। हाँ, ये उसके डाउनसाइड हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रमोशन वगैरह थोड़े धीरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे तेज़ ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा सैलरी कमानी है, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, चैलेंजिंग काम पसंद है और वो नौकरी जाने का थोड़ा बहुत रिस्क लेने को तैयार है, तो उसके लिए प्राइवेट नौकरी ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। लेकिन उसमें प्रेशर ज्यादा होता है और वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है, वर्किंग आवर्स लंबे हो सकते हैं और जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी जितनी नहीं होती। और फिर तीसरा है वो व्यक्ति जो आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, जो क्रिएटिव है, अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है, जिसे जोखिम लेने में मज़ा आता है और जिसे लगता है कि वो अपनी स्किल और मेहनत के दम पर नौकरी से ज़्यादा कमा सकता है। उसके लिए फ्रीलांसिंग एक बहुत ही आकर्षक रास्ता हो सकता है। लेकिन उसे तैयार रहना होगा इनकम की अनिश्चितता के लिए, बेनिफिट्स की कमी के लिए और खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए। बिल्कुल, उसे ये सब चुनौतियां स्वीकार करनी होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि करियर चुनना अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहा। ये एक चौराहा जैसा है जहां कई रास्ते जा रहे हैं और हर रास्ते के अपने फायदे, अपने नुकसान, अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकारी नौकरियों में स्टेबिलिटी है, पर बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर डायनामिक है, मौके हैं, पर अनिश्चितता भी है। और फ्रीलांसिंग पूरी तरह से काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। आज़ादी है, पर जिम्मेदारी भी। तो कोई एक रास्ता सबके लिए बेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़रूरी ये है कि कोई भी व्यक्ति पहले खुद को समझे। उसकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या उसे सुरक्षा चाहिए या पैसा या आज़ादी या ग्रोथ। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो फिर इन रास्तों में से अपने लिए सही रास्ता चुनना थोड़ा आसान हो जाता है। और शायद ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। लोग करियर के दौरान रास्ते बदल भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोग नौकरी के साथ साइड में फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करके वापस नौकरी में चले जाते हैं। कुछ प्राइवेट से सरकारी में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रास्ते खुले रहते हैं। तो आज की ये जो हमारी गहरी बातचीत हुई, इसे यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जैसा हम हमेशा करते हैं, एक सवाल या एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, तो आज हमने सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, फ्रीलांसिंग, इन सब पे बात की। लेकिन जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सबसे सफल वही लोग होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें, सरकारी, प्राइवेट या फ्रीलांस, जो लगातार सीखते रहने की क्षमता रखते हैं? मतलब नई स्किल्स अपनाना, खुद को अपडेट रखना। हाँ, और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना, अडैप्ट कर लेना। क्या भविष्य की असली कुंजी सिर्फ स्थिरता या आज़ादी जैसे शब्दों में नहीं, बल्कि इस अनुकूलन क्षमता, इस एडेप्टेबिलिटी में छिपी है? ये सोचने